हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है हम मैथमेटिक्स की एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। किस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है, शॉर्टकट मेथड क्या है, वो हर एक चीज जो है इस वीडियो में बताई जाएगी। हमारा जो टारगेट है, जो एम रहेगा, वो रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आते हैं, वो आप सारे के सारे जो है सॉल्व कर सके। तो आज के वीडियो में जो है हम 7 से 8 टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, ताकि उस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपको आए, हर एक तरीके के क्वेश्चन आप जो है एग्जाम में सॉल्व कर सकें। और जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का भी काफी रोल जो है रहता है, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और प्रीवियस ईयर के ऊपर जो है आधारित होंगे, या प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर से ही उठाए हैं। तो आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ 4 क्यूब मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 16 की पावर 4 डिवाइड 8 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी है 7। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या है, अंडर रूट 4 की पावर क्यूब लिखी गई है। अंडर रूट का क्या मतलब होता है, देखिए बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, ताकि इस तरीके के और क्वेश्चन भी आए, वो भी आपको समझ आए। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो अंडर रूट होता है, इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है। अब जैसे अंडर रूट ऑफ 4 लिखा गया है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 4 की पावर 1/2। ठीक है, पहले देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है, अंडर रूट 4 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 4 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, देखिए कैसे, अब ये जो 4 था, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर की पावर कितनी है, 1/2। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो याद रखिएगा पावर आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। तो अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। इस तरीके से वो आता है, ये चीज आपको जो है याद रखनी है। तो ये अंडर रूट का मतलब हो गया कि अंडर रूट क्या होता है। अंडर रूट का मतलब होता है पावर रेज टू द पावर 1/2। अब देखिए अंडर रूट 4 की पावर 3 है, मतलब 4 की पावर 1/2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 16 की पावर 4। या तो इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, देखिए जो आसान तरीका है, अंडर रूट 4 कितना होता है, 2, तो कितना आ गया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 16। अभी आपको बताया अंडर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 16 होता है 4, यानी 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 की पावर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट 16, अभी हमने क्वेश्चन किया कि ये जो अंडर रूट 16 था, इसको हम कैसे कर सकते हैं। अंडर रूट 16 को हो गया, देखिए 16 की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 4 की पावर स्क्वायर की पावर 1/2, पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में होती है मल्टीप्लाई, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल विच इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से जो है अंडर रूट 16 का रूट कितना आया, 4 आया। आई होप ये बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है आगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अब देखिए कितना आया, 2 की पावर क्यू मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 4, मतलब 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर क्वेश्चन मार्क। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 2 2 जार 4 के साथ 4 कैंसल, कितना आ गया, 2 की पावर क्यूब इंटू 4 विच इज इक्वल टू 2 की पावर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब देखिए 2 को हम क्या, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 2 होता है 4। अब जब बेस बराबर होता है, याद रखिएगा, जब बेस बराबर होता है तो पावर आपस में हो जाती है ऐड। देखिए बेस क्या है, 2, तो पावर हो जाएगी ऐड, 3 + 2 विच इज इक्वल टू 2 की पावर दिस। नाउ विच इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर
ये जो साइन है। अब जब बेस बराबर है और बीच में इक्वल टू का साइन है तो पावर भी आपस में क्या होती है, बराबर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो साइन ऑफ इंटेरोगेशन था ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो ऑप्शन बी आप देख सकते हैं हमारा राइट आंसर है। और क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व करना था वो मैंने आपको बता दिया। जब आपको इसके बेसिक क्लियर होंगे तो डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं आशा करता हूं कि इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा जो अंडर से रिलेटेड होगा, रूट से रिलेटेड होगा, यानी इस साइन से रिलेटेड होगा, आप उसको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। The average of Ram's 5 different score in the test is 46.5. It was learnt later his 2 score were written as 40 in place of 38 and 32 in place of 36. What is his correct average? क्या क्वेश्चन है, राम की 5 अलग परीक्षाओं का औसत है 46.5। बाद में हमें यह पता चलता है कि 2 स्कोर जिसमें 38 की जगह 40 लिखा गया है और 36 की जगह 32 लिखा गया है, तो उसका सही औसत क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 42.1, ऑप्शन बी 42.6, ऑप्शन सी 43.9, ऑप्शन डी 46.9। ठीक है, अब आप देखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को ही सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए आपसे पूछा गया है कि औसत, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि औसत क्या होता है। औसत जो है यानी एवरेज, एवरेज क्या होती है। मान लीजिए हमने प्लस टू क्लास के कोई 5 पेपर, प्लस टू क्लास में हमारे पास 5 पेपर होते हैं, तो हम पूछते हैं कि एवरेज बताइए, एवरेज कितनी है। एवरेज होती है सभी एग्जाम में जो मार्क्स आए होते हैं, यानी सम ऑफ मार्क्स, ये मैं आपको फॉर्मूला याद करने के लिए बता रहा हूं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ये होती है हमारे पास औसत यानी एवरेज की। जो भी मान लीजिए जैसे फिजिक्स में आ गए 40 मार्क्स, केमिस्ट्री में आ गया 45 मार्क्स, प्लस हिंदी में कितने आ गए 47 मार्क्स, प्लस मैथ में आ गए 49 मार्क्स। तो इस तरीके से जो है ये हो गए ऊपर मार्क्स, डिवाइड बाय कितने मार्क्स होंगे, प्लस एक और लिख लेता हूं 50, कंप्यूटर में आ गए 50, डिवाइडेड बाय 5, तो ये निकलेगी हमारी एवरेज। ठीक है, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। अब जिस मर्जी क्वेश्चन में आए एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, पर इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। क्या बोला है कि एवरेज ऑफ 5 डिफरेंट स्कोर ऑफ द टेस्ट इज 46 है, मतलब 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उनका स्कोर कितना दिया गया है, देखिए 46.5 दिया गया है। यहां पर होंगे सब्जेक्ट्स, सम ऑफ सब्जेक्ट होंगे यहां पर, डिवाइड बाय कितना है 5 है। ठीक है, तो आप देखिए अब ये जो सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे यहां पर, ये टोटल कितने होंगे, तो यहां से निकल जाएगा हमारे पास, देखिए कितना सब्जेक्ट मार्क्स कितने निकल गए हमारे पास 46.5, यहां से इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 5, विच इज इक्वल टू 5 5 25 लगे, 5 हंसला 2 6 5 30 31 32, 5 चौके 20 प्लस 3 23, 232.5। ये आगे टोटल मार्क्स हमारे पास इन सब्जेक्ट के, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला सम ऑफ मार्क्स यहां पे होना थे सब्जेक्ट के मार्क्स कि हिंदी में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, तो वो हमने निकाल दिए कि उनका टोटल होगा 232 होगा टोटल। ठीक है, यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अब टोटल मार्क्स आ गए 232, तो टोटल है। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए कि बाद में हमें पता चलता है कि 38 की जगह 40 लिख दिया है, यानी इसमें जो हमने ऐड किया, हमने 38 लिखना था पर 38 की जगह क्या लिख दिया 40, वो 40 इसमें ऐड हो चुका है, और 40 की जगह 36 लिखना है, यानी 40 की जगह क्या लिखना था 36। 40 38 बाद में हमें ज्ञात होता है कि 38 की जगह 40 और 36 की जगह 32 लिख दिया गया है। कितना 36 की जगह कितना लिख दिया है 32 लिख दिया है, यानी इन दोनों को जो है इसमें
ऐड कर दिया है हमने। ये दोनों मार्क्स इसमें ऐड हो चुके हैं, क्योंकि एवरेज अभी बताया था आपको, उन सब्जेक्ट के मार्क्स को क्या है, ऐड किया जाता है। हमने क्या लिखा है, 38 की जगह 40 और 36 की जगह क्या लिख दिया है, 32 लिख दिया है। हमें सही औसत निकालना है। क्या मतलब हुआ, इन दोनों के मार्क्स को यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को इसमें ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा सही औसत निकल जाएगा। अब इतना हम ऐड करने लगेंगे, ठीक है, तो हमें जो है टाइम ज्यादा लगेगा। शॉर्टकट कैसे करना है देखिए, 36 की जगह 32 लिख दिया था हमने, ठीक है, यानी 32 माइनस करेंगे, 36 डालेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा यहां पर, प्लस का 4, ठीक है, और 38 की जगह 40 लिख दिया है, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट करना है, -2 आ गया, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो क्या करना है आपने, इसमें से 32 + 40 यानी 72 को माइनस करना है, फिर उसके बाद इन दोनों के प्लस को ऐड करना है और उसे करना है डिवाइड 5 से। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, ठीक है। 36 की जगह क्या लिखा है, 32, यानी +4 और इसमें डालना पड़ेगा, +4 और इसमें डालना पड़ेगा, और 38 की जगह 40 लिखा है, -2 निकालना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा लिखा है, तो इन दोनों को आपस में यानी +2 हमें इसमें और ऐड करना पड़ेगा। कितना आ गया, 234.5। ये आ गया सही मार्क्स का स्कोर। अब एवरेज निकालेंगे, एवरेज के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे, 230.5 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो पॉइंट को मैं हटा देता हूं, बाद में डिवाइड 10 भी कर दूंगा, 5 4 जार 20, 3 4 5 6 जार 30, 4 5 9 5 45, पॉइंट यहां पे लगा 46.9, हमारा सही एवरेज स्कोर आ गया। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। तो आपने देखा कि यहां पर औसत का फार्मूला यूज हुआ। बस आपको यह ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या हमें ऐड करना है, क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आई होप अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप उसको जो है नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। जो ए है, ठीक है, मान लीजिए कोई बंदा है ए, वो किसी काम को जो है 12 दिनों में खत्म करता है। बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए, ठीक है, जो बी है वो 20% ज्यादा कुशल है ए से उस कार्य को करने के लिए। सी कंप्लीट द सेम वर्क टेकिंग 6 मोर डेज देन बी, कोई सी है वो उसी कार्य को जो है 6 दिन ज्यादा में करता है। वर्क वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय बी एंड सी ज्वाइंटली। अब बी और सी एक साथ उस कार्य को जो है कितने दिनों में करेंगे। देखिए कैसे जो है इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मान लीजिए क्या बोला है कि कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 12 दिनों में, ठीक है, कोई ए है वो किसी वर्क को जो है कितने दिन में खत्म करता है, 12 डेज में, ठीक है। जो ए है ये किसी वर्क जो काम है उस पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करता है, 12 दिन में, यानी 12 दिन में जो है वो कोई एक काम, 1 लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, एक काम को जो है पूरा करता है। उल्टा लिख लीजिए, देखिए 12 डेज में जो है ए कितना काम पूरा करता है, एक काम पूरा करता है, यानी 1 वर्क पूरा करता है। तो एक दिन में 1 दिन में ए जो है कितना काम पूरा करेगा, उस काम का 12वां हिस्सा। ध्यान से समझिएगा, जो 12 दिनों में जो है ए किसी एक काम को पूरा करता है, तो एक दिन में जो है वो 1/12 काम को पूरा करेगा, यानी उस काम का 12वां हिस्सा पूरा करेगा, तभी जो है 12 दिन में वो एक काम को यूज करेगा। ध्यान से देखिएगा कैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब ये क्या बोल रहा है, बी इज 20% मोर एफिशिएंट है। जो बी है वो 20% ज्यादा कुशल है, ठीक है, ज्यादा कुशल है, यानी जो बी है 20% मोर एफिशिएंट देन ए से जो है 12% ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब जो देखिए इस काम का पहले तो 20% निकालिए, ठीक है, कितना होगा देखिए 1/12 इंटू 20%, विच इज इक्वल टू 1/12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100
दैट इज 1/60। ठीक है, इतना % ज्यादा जो है कुशल है वो। तो अब देखिए बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1 डे वर्क बाय बी। ठीक है, कितना करेगा बी, यहां पे लिख देता हूं, विच इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/60, क्योंकि इतना वो ज्यादा एफिशिएंट है इस काम से। क्या बोला है, बी जो है 20% ज्यादा एफिशिएंट है। यानी अगर ए एक दिन में इतना काम करता है तो बी जो है 20% ज्यादा काम करता है उससे। तो पहले तो इसका 20% निकाला, इसका 20% आ गया 1/60, फिर उसको इस कार्य में ऐड कर दिया क्योंकि 20% ज्यादा काम करता है वो। तो कितना आ गया देखिए, 60 आ गया एलसीएम, 5 + 1 विच इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 60 विच इज इक्वल टू 1/10 वर्क। ठीक है, मतलब ए जो है एक दिन में 1/12 काम करता है, जो बी निकला वो एक दिन में काम कर रहा है 1/10 वर्क। ठीक है, कितना काम कर रहा है एक दिन में, 1/10 वर्क। तो अब बताइए बी जो वर्क करेगा, ठीक है, सब शुरू में किया कम था हमने, तो बी उस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। बी जो वर्क है, जो एक कंप्लीट वर्क है, उसको करेगा कितने दिनों में, अब 10 डेज में। इसका उल्टा हो जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर ए एक काम को 12 दिनों में करता है तभी वो एक दिन में 1/12 काम करता है, यानी 12 उस पूरे काम को वो 12 दिनों में करता है। सिमिलरली एक दिन में जो है बी 1/10 वर्क करता है, ठीक है, तो इसका उल्टा जो बी उस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, 10 दिन में करेगा। आई होप ये पॉइंट यहां पर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए बी वर्क कर रहा है 10 दिन में, अब इन्होंने बोला है कि सी जो है 6 ज्यादा दिन लेता है, तो सी इसी काम को कितने दिनों में करता है, इसी एक काम को करता है 10 + 6 विच इज इक्वल टू 16 डेज में। ये निकला सी का वर्क, उस काम को पूरे काम को करने के लिए 16 दिन लेता है, बी पूरे काम को करने के लिए 10 दिन लेता है। हम डेज निकाल रहे हैं अभी। अब फाइनली हमसे पूछा है व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय बी एंड सी ज्वाइंटली टू कंप्लीट द वर्क, कि ये दोनों साथ में जो है कितने दिनों में कार्य करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बी का एक दिन का कार्य है 1/10, तो सी का एक दिन का कार्य निकालिए। देखिए 16 दिनों में करता है वो एक काम, यानी 16 डेज में करता है वो 1 वर्क कंप्लीट। 1 डे में कितना करेगा, 1/16 वर्क। ठीक है, एक दिन का निकल गया, बी का हमें पता है एक दिन का, तो एक साथ जो है ये एक दिन में कितना कार्य करेंगे, बी और सी एक साथ करेंगे। ये देखिए 1/16 प्लस 1/10, क्योंकि बी एक दिन में 1/10 काम करता है, सी एक दिन में 1/16 काम करता है। ये हमने निकाला, एक एक दिन का वर्क हमने निकाल दिया। एलसीएम कितना आ गया इसका, 16 और 10 का एलसीएम 80, 16 5 80, 5 + 8 विच इज इक्वल टू 8 5 13/80। ठीक है, ये निकला बी और सी का एक दिन का 1 डे वर्क है। ये क्या है, 1 डे का इतना वर्क, यानी 13/80 वर्क। ठीक है, अब हमें पता है इसका उल्टा हो जाएगा वो कंप्लीट। ठीक है, तो 80/13, 13/80 है। ठीक है, मतलब बी और सी ने एक दिन में जो है 13/80 काम किया, तो 80/13 डेज में जो है वो उस कंप्लीट वर्क को करेगा, 1 वर्क जो भी काम था इस इतने दिनों में। तो ये हमारा आंसर आ गया। डिवाइड करिए, 80 डिवाइड बाय 13, 13 6 72, 10 से 2 गए 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 13 6 78, रिमाइंडर 2, 6 से 2/13। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डेज आ गए कि उस एक काम को करने के लिए कितने दिन लगे उन्हें टुगेदर, 6 से 2/13 यानी 80/13 दिन। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है।
क्या किया इस तरीके के क्वेश्चन में? जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, एक दिन का कार्य निकालना है, स्टेटमेंट इस तरीके से लिखनी है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट क्वेरी रहती है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम इसी तरीके का मैथ जो है आपके लिए जब तक एग्जाम नहीं होता लेकर आते रहेंगे। क्या टारगेट है हमारा? टारगेट ये है कि एक भी क्वेश्चन आपका पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। और इससे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आ सकता। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा, कोई बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। ये तो हो गए हमारे पहले 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशो वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। द रेशो ऑफ बिगेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 3:2. द smallest angle is 20% of the sum of the biggest and second biggest angle. What is the sum of smallest and second biggest angle? क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज के सबसे बड़े और दूसरे सबसे छोटे कोण का अनुपात है 3:2। सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग का 20% है। सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग बताओ। देखिए कैसे होगा। ये है हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है। मान लीजिए ये कोई 3 कोण है एक्स वाई जेड। एक चीज तो हमें पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज आपने याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब क्या बोला है कि जो रेशो दी गई है वो दी गई है सबसे बड़ा एंगल और सेकंड बिगेस्ट एंगल। कितनी दी गई है? ये दी गई है, देखिए 3x:2x, ठीक है। ये रेशो दी गई है 3:2। x जो है, x को एंगल मान लिया हमने, पैरामीटर है ये, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए x लिखा है। क्या रेशो है? 3:2 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि जो सबसे छोटा एंगल है वो 20% है, सम ऑफ इन दोनों के सम का 20%, ठीक है। तो तीसरा जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल यानी जो सबसे छोटा कोण है, स्मॉलेस्ट लिख देता हूं यहां पर। जो स्मॉलेस्ट एंगल है हमारा वो इन दोनों के सम का 20% है। सम करिए, 3x प्लस 2x 5x हो गया। इसका 20%, 20% मतलब का 20%, मतलब 20%, परसेंट का मतलब जब हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100। 21 जार 20, 25 जार 100, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया? वो x आ गया हमारे पास। तो जो सबसे छोटा एंगल है वो कितना आ गया? x आ गया। अब देखिए x निकल गया, हमें पता है तीनों कोणों का योग होता है 180। 3x प्लस 2x कितना आ गया? 5x प्लस x 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x कितना आ गया? 30 डिग्री। x क्या था हमारे पास? स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल आ गया 30। बिगेस्ट एंगल कितना आ गया? देखिए 30 × 3 90 डिग्री। सेकंड बिगेस्ट एंगल कितना आ गया? 30 × 2 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री, तीनों कोण निकल गए हमारे पास। अब क्या पूछा है? व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट एंगल। सबसे छोटे का सम 30 प्लस सेकंड बिगेस्ट 60, तो कितना आया? 60 प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या आंसर निकलेगा इसका? ऑप्शन बी। यहां पर आपसे बिगेस्ट एंगल पूछा होता 90 डिग्री होना था, सेकंड बिगेस्ट एंगल भी पूछा होता 60 डिग्री होना था, तो स्मॉलेस्ट एंगल पूछा होता 30 डिग्री होना था। जो भी अब आपसे पूछा गया होता वो आप जो है आसानी से निकाल सकते थे। बस ये बेसिक मैथमेटिक्स थी इसके पीछे कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। 2 कोण गिवन है, तीसरा कोण निकल जाएगा, रेशो दी गई थी। तो इस तरीके से आप अब कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चन में निकाल सकते हो। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको जो है अच्छे से बारीकी से समझ लीजिएगा, ताकि जब इसके बेस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो एग्जाम में आप ना छोड़ पाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशो से रिलेटेड है। द रेशो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड मदर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ देयर सन इज 9:8। फादर मदर रेशो वाले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज के ऊपर। क्या है? रेशो ऑफ एज, जो एज है फादर और मदर की वो दी है 9:8 जब बच्चा क्या है, बर्थ हुआ था। रेशो ऑफ देयर एज ऑफ फादर एंड मदर वुड बी 17:16 व्हेन देयर सन एज इज डबल ऑफ हिज प्रेजेंट एज। मतलब देखिए, जब सन का क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, ठीक है, स्टेटमेंट के ऊपर आप मत जाइएगा, आपने क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना सीखना है कि कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए, जब सन का बर्थ हुआ था तो जो रेशो थी फादर और मदर की वो कितनी थी? 9:8। ठीक है, एक्स से हम फादर को डिनोट कर लेते हैं, वाई से हम मदर को डिनोट कर लेते हैं। ये तो निकली रेशो कब? जब सन का बर्थ हुआ था। उसके बाद बोल रहा है द रेशो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड मदर वुड बी 17:16। देखिए रेशो कितनी हो जाती है? 17x:16y। 17:16 हो जाती है कब? जब द रेशो ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर वुड बी 17:16 व्हेन देयर सन एज इज डबल ऑफ हिज प्रेजेंट एज। अगर मान लीजिए सन की एज डबल हो जाती है प्रेजेंट एज से, यानी ये फ्यूचर वाली एज है उनकी। अगर मान लीजिए, देखिए प्रेजेंट एज अगर x है सन की, तो ये रेशो कब होगी? जब सन की उम्र कितनी होगी? 2x डबल। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है। यहां पर मान लीजिए ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमने प्रेजेंट रेशो निकालनी है उनकी, मदर फादर की। ठीक है, प्रेजेंट में मान लीजिए एक्स एज है सन की, जब बर्थ हुआ था सन का तो मदर फादर की एज कितनी है? ये है फादर और ये है मदर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये प्रेजेंट है और ये कह रहे हैं कि जब प्रेजेंट का डबल हो जाएगी बच्चे की एज, सन की एज जब 2x हो जाएगी तो फादर मदर की एज का रेशो होगा दिस। अब देखिए कैसे करना है क्वेश्चन, इसको यहां से देखिए सबट्रैक्ट करिए, कितना डिफरेंस आ रहा है देखिए, 17 से 9 गए 8, 16 में से 8 गए 8। देखिए 8 का डिफरेंस पड़ रहा है, यानी 8 सालों का डिफरेंस पड़ रहा है। अब आप देखिए तो प्रेजेंट में बच्चे की एज कितनी होगी? अगर यहां से यहां तक 8 सालों का फर्क पड़ रहा है और ये डबल है प्रेजेंट एज का, तो यहां पे कितनी होगी? 8/2 विच इज इक्वल टू 4 ईयर। तो प्रेजेंट में बच्चे की एज कितनी हो गई? 4 ईयर हो गई, क्योंकि यहां से यहां तक कितना डिफरेंस पड़ रहा है? 8 सालों का आप मान के ले सकते हैं। अगर 8 सालों का डिफरेंस पड़ रहा है तो ये जो एज थी ये प्रेजेंट का डबल थी, यानी प्रेजेंट में जाने के लिए हाफ करना पड़ेगा 8 सालों का, तो 4 साल आ गई बच्चे की उम्र। अब देखिए उनकी एज में कितना फर्क पड़ेगा? 9 + 4 13 इज टू 8 + 4 12y। तो ये प्रेजेंट एज आ गई मदर फादर की। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ गया 13:12। अब देखिए इसमें भी आप +4 ऐड करोगे तो ये हमारे पास आना चाहिए 13 4 17 12 4 16। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे जो है हमने किया। बस आपको क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये तो थे कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ट्रेन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेन वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड, द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज, देखिए लेंथ कितनी है प्लेटफॉर्म की? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है 240 मीटर और क्रॉस करती है कितने टाइम में? 25 सेकेंड में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? ट्रेन की लेंथ हमें निकालनी है। ऑप्शन ए है 140, ऑप्शन बी 200 मीटर, ऑप्शन सी है कैन नॉट डिटरमाइंड।
देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका मेन आइडिया आपको दे देता हूं। ये मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दिस वन इज अवर प्लेटफॉर्म, ये है हमारे पास प्लेटफॉर्म, और मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ट्रेन है, ये हमारे पास क्या है, ट्रेन है। अब ट्रेन की भी आपस में कोई लेंथ होती है, तो जितने भी ट्रेन वाले क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। जब ट्रेन यहां से चलती है यहां पहुंचेगी, ठीक है, तो जब ट्रेन का दिस फेज, मान लीजिए अगर 3 डिब्बे हैं इस ट्रेन में, ये यहां से चल रही है, इसको कंप्लीट क्रॉस कब करेगी ये, जब इसका लास्ट डिब्बा यहां पर पहुंचेगा तब कंप्लीट क्रॉस हुई। इसका क्या मतलब हुआ कि इस प्लेटफॉर्म में जो है इस ट्रेन की लेंथ भी ऐड हो जाती है। देखिए ट्रेन यहां से चली, इस पॉइंट से चली, यहां पर ही प्लेटफॉर्म था, लेकिन रुकी कहां पर, यहां पर, तभी जो है ये पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस हुआ, क्योंकि ट्रेन का लास्ट डिब्बा भी जो है जब तक यहां तक नहीं पहुंचेगा तो प्लेटफॉर्म क्रॉस नहीं होगा। क्या मतलब हुआ इसका, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे प्लेटफॉर्म में हमेशा ये वाला पोर्शन भी ऐड होगा, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन ऐड की जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हमेशा माइंड में बिठा के रखिएगा कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जब जहां जो फॉर्मूला यूज होगा उसमें प्लेटफॉर्म में ट्रेन की लेंथ भी ऐड होगी, तभी क्वेश्चन हमारा ठीक होगा। अब देखिए स्पीड का फार्मूला कितना होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो यहां से आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसमें डिस्टेंस सिर्फ प्लेटफॉर्म की ही नहीं आएगी, जैसे प्लेटफॉर्म की लेंथ थी 240, ट्रेन की लेंथ भी आएगी, वो टोटल डिस्टेंस होगा। आई होप ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए। उसके बाद टाइम दिया गया होगा, स्पीड आप निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए लेंथ 240 मीटर, टाइम 25 सेकंड, ट्रेन का लेंथ हमें निकालनी है। तो ट्रेन की लेंथ निकालने के लिए जो है डाटा इनसफिशिएंट है हमारे पास यहां पर, ठीक है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ट्रेन की लेंथ 100 मीटर भी हो सकती है, 150 मीटर भी हो सकती है, 140 मीटर भी हो सकती है, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ निकालने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दूसरे तरीके से आएगा कि प्लेटफॉर्म दिस है, ट्रेन की लेंथ दिस है, स्पीड निकालिए, तो डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस दोनों की लेंथ को ऐड करेंगे, वो टोटल डिस्टेंस होगा। इस क्वेश्चन में ट्रेन की लेंथ पूछी है, तो ट्रेन की लेंथ कोई भी हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 मीटर हो सकती है, 140 मीटर हो सकती है। तो जो गिवन डाटा है, इस डाटा से हम ट्रेन की लेंथ जो है नहीं निकाल सकते। सो ऑप्शन सी देखिए, कैन नॉट डिटरमाइन जो है हमारा राइट आंसर है। बस इसमें मैंने आपको यही बताना था इस क्वेश्चन में कि जब प्लेटफॉर्म और ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं तो टोटल डिस्टेंस में जो है ट्रेन की लेंथ भी ऐड हो जाती है, तभी जो है हमारा क्वेश्चन सही रहेगा। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज इंटरचेंज्ड देन विच ऑफ द फ्लोइंग विल बिकम सेकंड लार्जेस्ट नंबर। देखिए नंबर दिए गए हैं, 526 है, 638 है ऑप्शन में, 851 है और दूसरा क्या है 375। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट को क्या है इंटरचेंज करना है। 625 हो गया, 836 हो गया, 158 हो गया और लास्ट वन इज 573 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन होगा। सेकंड लार्ज, देखिए लार्जेस्ट हुआ ये, सेकंड लार्जेस्ट बना हमारे पास दिस वन, दिस इज अवर सेकंड लार्जेस्ट नंबर। सो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 5 to 6 जो है हमारा यहां पर राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 5 to 6, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज करना है, उसके बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमें बताना है। लार्जेस्ट बना 836 और सेकंड लार्जेस्ट बना 625। सो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेरी रहती है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
जिस जिस स्टूडेंट्स को जो है इस तरीके के क्वेश्चन की आवश्यकता है उनके साथ चैनल को शेयर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।